हेलो बच्चों, हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी के चैप्टर 4 कृषि अध्याय कृषि पाठ का प्रश्न उत्तर और अंदर से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तरों के बारे में हम लोग सरल भाषा में हम इसको समझेंगे। किताब के अंदर से जो डिटेल्स है उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और उसको समझते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए देखते हैं, शस्य गहनता के आधार पर भारतीय कृषि को कौन कौन से वर्गों में बांटा गया। उदाहरण सहित लिखे। शस्य गहनता के आधार पर भारतीय कृषि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जैसे शस्य गहनता का आधार अर्थात यह अर्थ हुआ कि इसमें इसको पुराने प्राचीन समय से जो जिस तरह कृषि की पद्धति आ रही है उसे 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला खरीफ फसल, वैसे फसल जो मानसून के साथ ही जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक बोया और काटा जाता है, उसे हम खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानसून के साथ, जैसे जून में बरसात का जो मौसम होता है उस समय जो हम लोग जो बोते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। अब है जायद फसल। जैसे कि जायद फसल वैसे फसल जो मार्च अप्रैल से लेकर जून तक उगाए जाते हैं उसे हम जायद फसल कहा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से खीरा, ककड़ी, तरबूजा, करेली, भिंडी आदि सब्जियों की खेती की जाती है और ऐसे फसल को हम लोग जायद फसल कहते हैं। इससे आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। रबी फसल वैसे फसल को कहते हैं जो मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे हम रबी फसल कहते हैं। इसके तहत मुख्य रूप से चना, गेहूं, मटर, सरसों आदि की खेती की जाती है। रोपण कृषि क्या है? जब एक बार पौधों को उगाकर उससे 20 से 25 वर्ष तक फसल या फल प्राप्त किया जाता है तो कृषि के ऐसे रूप को ही रोपण कृषि कहा जाता है। यानी कि हम लोग 20 से 25 वर्षों तक फसल या फल प्राप्त करते हैं इससे। और कृषि की इस रूप को हम लोग, जैसे चाय का बागान, रबड़ का बागान, कॉफ़ी का बागान, और इस तरह यह हमारा उदाहरण हो गया। कर्तन दहन प्रणाली क्या है? कर्तन दहन प्रणाली कृषि की एक पारंपरिक पद्धति है जिसके तहत किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज एवं अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। अर्थात कि जो कड़ी मिट्टी, घास वाला जो मिट्टी होती है उसको क्या करते हैं, साफ करके और उस पर फसल उगाते हैं। ये मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करके खेती करना शुरू कर देते हैं। यह प्राचीन समय में ऐसा होता था। आजकल जो है उस खेतों में अलग से उर्वरा शक्ति डालकर उसको पुनः फसल बोया जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। यह हमारा एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन दें। चाय एक पेय फसल है जिसे उगाने के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। क, यह फसल लेटराइट मृदा में उगाई जाती है। ख में हम लोग देखेंगे कि इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। और ग में इस फसल के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर बीच वर्षा होनी चाहिए। घ में इसकी खेती मुख्य रूप से असम की पहाड़ी डालों और दार्जिलिंग की पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ये 4 ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में हम लोग इस पर चर्चा करने के बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका जो 4 पॉइंट है हम लोग इसको ध्यान में लिख लेंगे। भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल का नाम चावल और यह मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में पैदा की जाती है। और इस तरह हम लोग का ये प्रश्न उत्तर हम लोग बहुत ही सरल भाषा में हम लोग इसको जानेंगे। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए
संस्थागत सुधार कार्यक्रम की सूची बनाएं। किसान और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार ने कुछ संस्थागत सुधार कार्यक्रम लागू किए ताकि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हो सके। जैसे भूमि संबंधी सुधार के लिए सरकार ने जोतों की चकबंदी को लागू किया, यानी कि यह एक एक ऐसे सुधार के लिए चकबंदी को लागू किया। और वित्तीय सुलभता के लिए सरकार ने सहकारिता को लागू किया। और यह सहकारिता जो है वो क्या है, इस वित्तीय विभाग को बढ़ाने के लिए एक प्रकार की संस्था है। भूमि पर किसान को स्वामित्व प्रदान करने के लिए जमींदार प्रथा का उन्मूलन किया। दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के तीव्र जनसंख्या के कारण योग्य भूमि की प्रतिशत में दिन प्रतिदिन कमी हो रही है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे विशाल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अनाज की कमी हो सकती है। कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए जंगलों का सफाया किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है और प्रदूषण बढ़ सकता है। हमें अनाजों की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहना पड़ेगा और दूसरी हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इस तरह हमारा पर्यावरण पर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाएं। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कारगर प्रयास किए, जिसका उल्लेख निम्नांकित है। पहला है भूमि संबंधी सुधार। इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार ने जोतों का एक ऐसा प्रचलन चालू किया। भूमि संबंधी सुधार को कैसे सही किया जाए कि चकबंदी को लागू किया। किसान की भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान करने के लिए जमींदार प्रथा का उन्मूलन किया, यानी कि उस भूमि पर स्वामित्व हो इसके लिए जमींदार प्रथा का। और किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के सरकार ने सहकारिता समिति को बढ़ावा दिया और फसल बीमा योजना को लागू किया ताकि किसान को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े, बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता मिले। वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य को बढ़ावा। इसके लिए सरकार ने विभिन्न कृषि यंत्रों, उन्नत किस्मों के बीजों और रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं को किसानों को मुहैया कराने का व्यवस्था किया। घर में खेती की सिंचाई की व्यवस्था। इसके तहत सरकार ने नहरों का निर्माण कराया, तालाबों और डैमों को बनवाया तथा बड़े पैमाने पर कुएं की खुदाई एवं ट्यूबवेल को लगवाया ताकि भारत का कृषि उत्पाद बढ़ सके। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, जिसका वर्णन निम्नांकित है। और यह यानी कि कृषि पर जिस तरह का जो प्रभाव पड़ा, सकारात्मक या नकारात्मक, इसका कुछ निम्नलिखित पॉइंट है। सकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि आज हम विभिन्न देशों के कृषि यंत्र और उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कर रहे हैं। दूसरे देशों से हमें रासायनिक खादों की आपूर्ति हो रही है और हम विभिन्न देशों को कृषि उत्पाद निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। निर्यात करके और वैश्वीकरण के कारण ही हम विदेशी तकनीकों का उपयोग कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं, जिसका हमें बहुत ही लाभ होता है। माने हम लोग यहाँ अपने देश से कुछ खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, निर्यात भी कर देते हैं। नकारात्मक प्रभाव यह है कि वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। आज हम विदेशी कृषि उत्पाद से
प्रतिस्पर्धा की जंग लड़ रहे हैं, जिससे छोटे किसानों का भविष्य संकट में घिर गया है। आज हम विदेशी अनाजों और विदेशी बीजों पर आश्रित हो चुके हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम अपने कृषि उत्पादों की पहचान स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए हैं, और जो एक गंभीर चिंता का विषय है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है, जिसे उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। हालांकि सिंचाई के साधनों का विकास करके कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की खेती की जा रही है। चावल की कृषि के लिए जलोढ़ मृदा सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है और इस मृदा का विस्तार गंगा के मैदानी क्षेत्रों से होता है और इस तरह हम लोग और समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और मुख्य रूप से भारत में इन्हीं क्षेत्रों में चावल की खेती होती है, क्योंकि जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी वो खत्म हो गया, दूसर का आ गया। इस तरह इस अभ्यास का प्रश्न और उत्तर सब समाप्त हुआ, और इस किताब के अंदर जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी आप कॉपी में फेयर करेंगे और इसको बारीकी से देखेंगे, और इसको एक से दो बार जहां आप पढ़ेंगे आपको ये क्लियर याद हो जाएगा। और इसे कोशिश करेंगे कि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं इस चैनल को, तो मेरा जो भी न्यू वीडियो है किसी भी क्लास का है, 10th है चाहे 9th है, जिस टॉपिक का होगा वो आपके पास तुरंत चला जाएगा, आप स्वतः उसे आप दे सकते हैं। इसलिए बच्चों, आप फेलो स्टूडेंट, आप लोग कोशिश करेंगे कि सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और कोई कमेंट हो तो कमेंट भी आप डाल सकते हैं। ओके, लेट्स थैंक्स